हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो हमने कल स्टार्ट किया था डेमोक्रेसी और आज है उसका सेकंड पार्ट। तो कल पहले फर्स्ट पार्ट देख के आना, तभी बेटा ये समझ में आएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो हमने कल थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं पीछे का कि कल मैंने क्या पढ़ा था डेमोक्रेसी में। कि डेमोक्रेसी टू टाइप्स की होती है भाई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट में क्या होता है भाई, डिसीजन कौन लेता है भाई, पब्लिक लेती है। और उसका एग्जांपल बताया था मैंने स्विट्ज़रलैंड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भाई, उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बीच में काम करते हैं हमारे। और वो जाते हैं फिर कहाँ पे भाई, आपके पार्लियामेंट में, और वहाँ से वो गवर्नमेंट बनाते हैं। कहने के हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, इनडायरेक्ट काम होता है हमारा, ठीक है। और इसका एग्जांपल बताया था मैंने भाई अपन इंडिया और यूएस से। तो अब स्टार्ट करते भाई आज का टॉपिक, यानी लोकतंत्र के सिद्धांत भाई, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। भी क्या क्या इसके प्रिंसिपल हैं डेमोक्रेसी के, यानी क्या क्या थ्योरी आई थी जो डेमोक्रेसी के बारे में अपने व्यू दे रही थी भी क्या है डेमोक्रेसी। आज हमें वो पढ़ना है जो हमारे पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट थ्योरी आई थी भाई हमारी क्लासिकल थ्योरी, जिसको बोलते हैं शास्त्रीय सिद्धांत। और इसका दूसरा नाम है भाई आपका क्लासिकल लिबरल थ्योरी, यानी उदारवादी सिद्धांत, शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत। भाई क्या होता है इसमें भी, एक तो भैया सबसे इनिशियंट यानी सबसे प्राचीन थ्योरी है, ठीक है। और इसका यूज़ पहले हुआ था भाई, इसका यूज होता है अरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम की बात है ये। उस टाइम पे होता है इसका यूज, क्योंकि सबसे इनिशियंट है, सबसे पुरानी है। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि हमें है ना अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेशन करना चाहिए, और वो भी डायरेक्ट करना चाहिए। ये थ्योरी इस पे बल देती है भाई लोगों को, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो हम लॉज बनाते हैं, हम रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी जो हमारे देश के लिए बनाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, जनता को पार्टिसिपेशन करना चाहिए डायरेक्ट जाके। ये थ्योरी ये बात कहती है, ठीक है। तो लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में अरिस्टोटल और प्लेटो क्या कहते हैं भैया, पहले अरिस्टोटल का सुनो। अरिस्टोटल क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि भाई समान लोगों के साथ मतलब समान व्यवहार करना चाहिए, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो फिर कई बच्चे कहेंगे मैम कि समान व्यवहार कैसे करता है, क्योंकि तो दासों को यानी स्लेव्स को, वुमेन्स को, बच्चों को, बुजुर्गों को, इनको तो राइट्स देता ही नहीं, राइट टू वोट। तो फिर ये इक्वलिटी की बात कैसे करता है? तो ये कहता है भाई जो हमारे पॉलिटिक्स में आ जाए, जो लोग पॉलिटिक्स में आ जाए उनके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए भाई, ले समान व्यवहार करना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं भाई। ये दासों को उनको तो अलग ही कर देते हैं, बट जिनकी एंट्री हो गई पॉलिटिक्स में उनके साथ कह रहा है कि भाई इक्वल बिहेव करो, ठीक है, ये समान व्यवहार करो, ये कह रहा है अरिस्टोटल, ठीक है। फिर भी ये क्लासिकल थ्योरी बस इतना ही कहती है। फिर आती है भाई क्लासिकल थ्योरी भी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है आगे जाके। ये दो पार्ट्स में डिवाइड की गई, एक तो बोलते हैं प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी यानी संरक्षणात्मक लोकतंत्र, और दूसरा है भी विकासात्मक लोकतंत्र यानी डेवलपमेंट डेमोक्रेसी। इसको थ्योरी को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया भी। तो क्या कहती है भी ये प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी? ये कहती है ऐसा लोकतंत्र हो यानी ऐसी डेमोक्रेसी हो जो लोगों के राइट्स, लिबर्टी, इनको क्या कर सके भी, प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं, क्योंकि लोग भी इसमें आते हैं, वो लोग कहते हैं और लिबरल थिंकर हैं, वो कहते हैं कि भी डेमोक्रेसी जो ये तीनों राइट्स हैं ना जो हमें नेचर ने दिए हैं भाई, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, इनको तीनों को प्रोटेक्ट करे, ऐसा डेमोक्रेसी होना चाहिए भी। कौन कहते हैं ये बात? लोग कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक और है भाई मैकपर्सन, इसकी बुक है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी भाई। इस बुक में ये नाम देते भाई, ऐसा पूछते हैं भाई प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी वर्ड का नाम किसने दिया था? तो भी मैकपर्सन ने दिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए,
प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, अपनी बुक में इसका नाम दिया था भाई। बस इसी में यही है भाई। सेकंड है भाई विकासात्मक लोकतंत्र। इसमें जेएस मिल कहते हैं भाई डेमोक्रेसी के बारे में, इसके सपोर्टर है जेएस मिल। ये कहते हैं कि भाई जनता को है ना अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतना उनका क्या होगा, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। यानी डेमोक्रेसी कहाँ होगी, जहाँ पर उनकी व्यक्तित्व का विकास होगा, यानी उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। और वो कैसे होगा भाई, पार्टिसिपेट, जितना हो सके जनता क्या करे, पार्टिसिपेट करे। ये कह पार्टिसिपेट नहीं, सॉरी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, जितने अवसर मिलेंगे ना तो उनका अपने आप विकास होता जाएगा। ये कौन कहते हैं भाई, जेएस मिल कहते हैं। ठीक है, आगे है भी एक और मैकपर्सन की डेफिनेशन है प्रोटेक्टिव के बारे में कि वो क्या कहते हैं भाई। ऐड कर लेना, ऐसी कोटेशन आती हैं कि क्या कहते हैं मैकपर्सन प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के बारे में। लोकतंत्र से अभिप्राय एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्ति जो निरंकुश सत्ता से बचाया जा सके भाई, ये कहना चाहता है। ऐसी डेमोक्रेसी हो भाई जो डिक्टेटर नहीं होते, उस अथॉरिटी से इनको जनता को बचाया जा सके, ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये कौन बोलते भाई, मैकपर्सन। नेक्स्ट थ्योरी आती भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है भाई, एलिटिस्ट थ्योरी भी इसको बोलते हैं, एलिटिस्ट थ्योरी। क्या मतलब होता है इसका, सुनो भाई, क्या मतलब होता है। एलिट क्या होते हैं, एलिट होते हैं भाई जैसे कि थोड़े से लोग, बिल्कुल जैसे आप कहोगे ना वीआईपी लोग, वो वीआईपी क्या होंगे, आपके एलिट होंगे। और ज़्यादा लोग होंगे वो क्या होंगे, आपके मासेज होंगे। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल ये देख लो, देखो ये कितना है, ये आपका 100% लगा के चलो, ये 100 है तो उसमें 5 क्या हैं आपके एलिट हैं, और 95 क्या है आपके मासेज यानी जनता है। तो ये कहते हैं, ये थ्योरी क्या कहती है सुनो, जिसको हिंदी में अभिजनवादी भी कहते हैं भाई, और कई नाम मिलेंगे तो आप मेरे हिसाब से इंग्लिश में याद कर लेना, एलिटिस्ट थ्योरी। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि आप जो डेमोक्रेसी के बारे में कहते हो कि सारी पावर जनता के हाथों में होती है और वही शासन करती है, जनता का शासन, मतलब ऐसे आप बताते हो कि डेमोक्रेसी ऐसी होती है, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद अपने मर्जी से चुनती है और पावर जनता के हाथों में होती है। तो ये एलिट थ्योरी भी उसको क्या करती है, नकारती है। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, तुम क्या सोच रहे हो कि जनता के हाथों में, पावर जनता के हाथों में नहीं है भाई, पावर एलिट के हाथों में है। वो बताते हैं कैसे, वो कहते हैं कि आप क्या समझते हो, ये जो मासे चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपनी मर्जी से चुनते हैं, नहीं भाई, जो रिप्रेजेंटेटिव बता लो, लीडर बता लो, वे जनता को इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं कि भाई वो जनता को मजबूर कर देते हैं अपने आप को वोट देने के लिए। तो जनता मजबूर हो जाती है, वो अपनी मर्जी से नहीं करती। क्यों, क्योंकि लीडर्स लगा लो या लीड लगा लो, उसमें कई क्वालिटी होती है, कई वो सुपीरियर होते हैं और कई टाइप में सुपीरियर होते हैं। कोई एजुकेशन में सुपीरियर हो सकता है, कोई भी ज़्यादा जिसमें टैलेंट हो उसमें भी वो सुपीरियर हो सकता है, जिसमें ज़्यादा नॉलेज हो वो भी हो सकता है, और जिसमें स्किल अच्छी हो वो भी हो सकता है, और जिसके पास पैसा यानी वेल्थ हो तो वो भी सुपीरियर हो सकता है। तो जो सुपीरियर होंगे वही इलीट होंगे भाई। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो, ये जनता या नहीं, सॉरी, ये लीडर्स ये अपनी मर्जी से चुनते नहीं भाई, वो अपनी चीज़ों से इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं जनता को, ताकि वो फिर क्या करे, उन्हें ही वोट दे। तो इसमें जनता का रोल नहीं भी, वो उसका रोल है एलिट का। ठीक है, और वो पावर किसके हाथों में हो जाती है वे, फिर एलिट के हाथों में आ जाती है। वो पावर जनता के हाथों में नहीं होती, सारी कमांड किसके हाथों में होती है, एलिट के हाथों में होती है। ये कौन कहता है अभी, ये एलिट थ्योरी कहती है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आई थी भाई। फिर क्या कहते हैं भी, इसके सपोर्टर यानी समर्थक आते हैं परेटो भी, विल्फ्रेड परेटो, इस थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर। ये कहाँ से थे भाई, परेटो इटली से रहने वाले थे। तो इनकी बुक है भी एक माइंड एंड सोसाइटी, ये 1916 में आई थी भाई। और ये इसकी कोटेशन है जो PYQ में आपको देखने को मिलेगी कि क्या है भाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है भाई इतिहास के कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान कहा, किसने भी,
परेटो ने। ठीक है, अब ये समझाते हैं भी क्या होता है एलीट और क्या होती है मासेस भी। तो इसने कहा कि हमारी जो सोसाइटी जन समाज है ना, वो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है अभी, एक तो एलीट में और एक नो एलीट में। ठीक है, तो एलीट की बताते हैं पहले। एलीट में कौन आएगा भाई? एलीट होती है भाई दो टाइप की, फिर जाके एलीट भी दो टाइप की होती है भाई। एक होती है गवर्निंग और एक होती है नॉन गवर्निंग। ठीक है, तो इसमें कौन आएंगे भाई बताती हूँ पहले, ये और सुन लो एक बार, सॉरी, कि समाज टू टाइप में होता है, एक एलीट एक नॉन एलीट। तो एलीट में तो यही आ जाएंगे गवर्निंग जो मैंने अभी बताया, और नॉन गवर्निंग। ठीक है, लेकिन नो एलीट जो एलीट नहीं है तो उसमें मासेज आएगी भाई। मासेज यानी आपकी जनता, जो एलीट नहीं है, जो माइनॉरिटी में ना होगे मेजोरिटी में है, तो वो किस में आएगी भाई? नॉन एलीट में। ठीक है, तो फिर आती भाई आपकी एलीट को, जो ये वाली एलीट है इसको टू टाइप में डिवाइड किया है, फिर गवर्निंग और नॉन गवर्निंग। तो इसको समझाती हूँ भाई क्या होती है गवर्निंग। गवर्निंग होती है जो करंट में पावर जिसके हाथों में हो। ठीक है, और नॉन गवर्निंग वो होती है भाई जो जिसकी पावर हाथों में नहीं है पर आ सकती है। अभी बताती हूँ। एक सर्कुलेशन थ्योरी दी थी भाई परेटो ने, और उसने इसके बारे में समझाया था। क्या कहते हैं सर्कुलेशन थ्योरी में? वो कहते हैं कि भाई पावर हमेशा है ना, जो गवर्निंग और नॉन गवर्निंग है ना, इन्हीं के हाथों में रहती है। जैसे करंट में मोदी जी के पास है, और अपोजिट पार्टी कौन है? गांधी फैमिली, जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ठीक है, क्या पता 5 साल में क्या हो जाएगी, पावर इनके हाथों में आ जाएगी, और ये क्या बन जाएंगे? अपोजिशन बन जाएंगे, अपोजिट पार्टी बन जाएगी। तो कह रही है जो पावर है ना, ये कहती है इन दोनों के बीच में घूमती रहती है, कभी इधर आ गई कभी इधर आ गई। तो ये सर्कुलेशन ऐसा ही चलता रहता है, कभी ये अपोजिशन पार्टी होगी कभी ये अपोजिशन पार्टी होगी। तो मतलब जनता के हाथों में पावर नहीं जाती भाई, ये एलीट है, इन्हीं के हाथों में पावर घूमती रहती है। और इसी को क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन थ्योरी, जिसमें पावर क्या है? घूमती रहती है दोनों पार्टियों में। ठीक है, और ये कौन कहते हैं भाई? परेटो कहते हैं। फिर परेटो क्या कहते हैं भाई? परेटो एक और एग्जांपल देते हैं। ऐसे पूछते हैं भाई कि सर्कुलेशन ऑफ लाइट या सर्कुलेशन थ्योरी किसने दी? तो परेटो ने दी भाई। ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं भाई? एलीट को दो नाम से बुलाते हैं कि दो क्वालिटी होती हैं किसमें? एलीट में। एक तो होती है शेर की और एक होती है लोमड़ी की। यानी शेर जैसा तो क्या होता है वो, उसमें क्या होता है? बलशाली होता है। और लोमड़ी जैसा क्या होता है? उसमें चालाक होता है। मतलब दोनों गुण होते हैं वो। कौन कहता है? ये परेटो कहता है। और ये बात एक एक और थिंकर ने कही थी भी, सबसे पुराने थिंकर है मैकियावेली, उसने भी कही थी भी यही बात सेम, कि राजा यानी किंग में दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। फिर परेटो क्या कहते हैं बिल्लो डेमोक्रेसी के बारे में? कि डेमोक्रेसी एक भ्रम है बस। ठीक है, और इस वर्ड का बस इन्होंने यूज किया था। बता देते हैं, पूछेंगे कि सटोरिया वह क्रियाना जीवी किसने कहा भी डेमोक्रेसी को? तो ये किसी ने कहा था भी, परेटो ने। सेकंड थिंकर आते भी मोस्का, ये भी इटली से रहने वाले थे। ये क्वेश्चन PYQ में ऐसे भी आया था भाई कि इटली से कौन कौन से हैं, तो आप देखते जाओ भी। इटली के थिंकर है जैसे पेरेटो, फिर ये मोस्का। ठीक है, तो दो थिंकर इटली से आगे आगे फिर आएंगे और भी। तो इनकी बुक है भी द रूलिंग क्लास, जो 1939 में आई भी। मोस्का क्या कहते हैं भाई? मोस्का कहते हैं कि इसने दो क्लास डिवाइड की, क्लास को दो वर्गों में, यानी दो क्लास में डिवाइड किया। एक होती है रूलिंग क्लास, एक होती है रूल्ड क्लास। यानी एक शासक वर्ग होता है जैसे किंग, और एक शासित वर्ग होता है जैसे कि ये बोलते हैं जनता यानी मासेज। शासक रूलिंग क्लास क्या करती है भाई? रूलिंग क्लास, ये कहते हैं रूलिंग क्लास है ना माइनॉरिटी में होती है, यानी इलीट कम होती है। ठीक है, और जो रूल्ड क्लास होती है यानी शासित वर्ग होता है ना, वो मेजोरिटी में होता है, मतलब ज़्यादा होता है भाई। ठीक है, और ये जो माइनॉरिटी में होते हैं ना भाई, यही जनता पे क्या करते हैं? राज करते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं इनमें यूनिटी रहती है भाई। जो एलीट होते हैं ना उनमें यूनिटी रहती है, दिखाने के दांत कहते हैं अलग और खाने के लिए, तो वो बात है भाई। तो ये हमेशा पावर में नहीं होंगे तो कहेंगे हम पावर में आने दो, हम ये कर देंगे उस पार्टी को, ये कर देंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे हवाबाजी फेंकते हैं। लेकिन जब ये पार्टी में आते हैं ना तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, इनके पावर हाथों में आती है। तो कहने के मतलब ये है
चोर चोर मोसेरे भाई, आप ही यहाँ पे ये आप लगा सकते हो। ये ऐसी बातें यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोलेगी, आपको यूनिटी मिलेगी भाई, ठीक है, लीच में। बट मासेस में यूनिटी नहीं मिलती, बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। और ये कहता है जो रूलिंग क्लास होती है ना, वो क्या करती है, रूल करती है किस पे, शासित वर्ग पे। क्यों? क्योंकि वही बातें भी इनको ये क्या क्या करते हैं, ये कहते हैं कि वही सुपीरियर वाली बात है। इसमें क्या होती है, इनमें या तो नॉलेज ज़्यादा होगी या उनमें टैलेंट ज़्यादा होगा, कुछ ना कुछ इतनी अच्छी स्किल होगी ताकि वो उन पे क्या कर सकेगी, कमांड भी कर सके और वो सारे पावर अपने हाथों में रख सके। ये कौन कहता है भी, मोस का। पर याद करना कि रूलिंग क्लास और रूल्ड क्लास की बात कौन करता है, तो मोस का। और बुक का नाम भी क्या है आपका, द रूलिंग क्लास, ठीक है। नेक्स्ट थिंकर आते हुए आपके रॉबर्ट मिसेल। ये क्या कहते हैं, ये जर्मनी से है भाई, याद रखना। रॉबर्ट मिसेल कहाँ से है, जर्मनी से है। इनकी बुक है भाई पॉलिटिकल पार्टीज़, जो 1911 में आई। इसने क्या दिया भी, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था भाई, अल्पतंत्र का लौह नियम, यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की भी। क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई डायरेक्ट, आप कहोगे मैम कहाँ से आते हैं, ऐसे कहते हैं कि भाई जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया भाई, तो ये किसने दिया था, मिसेल ने दिया था। मिसेल्स क्या कहते हैं भाई, मिसेल कहते हैं, ये कहते हैं कि जो जनता होती है ना, वो थोड़ी सी आलसी टाइप में होती है और इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना सके, ठीक है। वो क्या करती है, अपने ऐसे लीडर्स को चुनती है जो उनको डायरेक्शन दिखा सके, उनको रास्ता दिखा सके। क्यों? क्योंकि वो तो खुद इतनी कैपेबल होती नहीं कि ताकि क्या कर सके, ताकि वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना सके। वो हमेशा लीडर पे ही डिपेंड रहती है। ये कौन कहते हैं भाई, मिसेल कहते हैं। फिर कहते हैं ये दूसरी बात ये और कहते हैं कि कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, शुरू में वादा करेगी कि हम डेमोक्रेसी को बढ़ाएंगे, डेमोक्रेसी को ही फॉलो करेंगे, मतलब शुरू में इतने अच्छे अच्छे स्टेटमेंट देंगी कि हम ये करेंगे। लेकिन ये कहता है कि कुछ चंद लोग, यानी कुछ एलीट इसमें ऐसे निकल आते हैं जो क्या कर देते हैं, अपने पावर हाथों में ले लेते हैं और जनता पे क्या करने लगते हैं, कमांड करने लगते हैं। और वो ये कहता है कि 99% ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो शुरू में क्या करते हैं, ये करते कि हम डेमोक्रेसी को ही फॉलो करेंगे। जैसे कि आम आदमी पार्टी कह सकते हो, स्टार्टिंग में हम आम आदमी से ही निकले हैं, वहीं से निकले हैं, हम आपकी समस्याओं को समझेंगे। फिर धीरे देखो देखो अपनी कितनी बड़ी पार्टी बन गई, सिर्फ अपना ही देखते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये बात कहते हैं मिशेल्स भी, ठीक है। और मासेस के बारे में इसने क्या कहा, मासेस क्या है, वही इनकेपेबल होते हैं भी और स्लेव्स होते हैं, यानी इनमें इतनी वो नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती कि वो क्या बना सके, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना सके, खुद की सरकार बना सकते। इसलिए क्या होते हैं, लीडर्स पे डिपेंड होते हैं। कौन कहते हैं भी, ये मिसेल कहते हैं। फिर आता है भी आपके फोर्थ थिंकर एलिड थ्योरी के सीम सी विराइट मिल्स, जो कहाँ से भी, यूएसए से हैं। और इनकी है भाई, ये बुक है द पावर इलाइट, 1959 में आई थी। तो इस बुक में इसने जो शक्ति अभिजन है ना, जो पावर एलिट, इसका प्रयोग किया था भाई। तो ऐसे हो जाता है कि पावर एलिट का प्रयोग किसने किया था भाई अपने बुक में, तो वो आएंगे मिल्स में, ठीक है। एक ये जो मिल्स है ना, ये पेरेटो, मोस्का और कार्ल मार्क्स है ना, जो मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावित थे भी उसके प्रिंसिपल से, ठीक है। फिर भी इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं, हाँ बस ये है कि ये जो पावर कहते हैं कि व्यक्ति में नहीं है भी, वो कहते हैं कि वो संस्थाओं में निहित है, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें निहित है। बस ये कोटेशन याद कर लेना भाई, पावर कभी भी व्यक्तियों में नहीं होती, संस्थाओं में निहित होती है, यानी इंस्टीट्यूशन में निहित होती है। फिर आते हैं भी वाई गोसेट, ये आपके स्पेन से हैं। आ जाता है भी क्वेश्चन में कौन कहाँ से है, तो ये जनता के सपोर्टर है भाई। इनकी थ्योरी भी है भी ना, बुक भी है भी, थ्योरी ऑफ मासेस। ये क्या कहते हैं, इनकी कोटेशन है भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेता पैदा नहीं होते भी, जनता नेता बनाती है भाई। कहने का मतलब स्टार्टिंग में नेता थोड़ी होते हैं, वो स्टार्टिंग से लीडर्स थोड़ी होते, जनता ही बनाती है। कौन कहते हैं, वाई गोसेट कहते हैं। और ये भी कहते भी
भाई कोसेट ये कहते हैं कि जो लीडर्स होता है ना वो कितना भी पॉपुलर हो जाए, ठीक है, लेकिन जनता के वो दिल से निकल गया ना, तो कहते जनता 1 मिनट नहीं लगेगी उसको आसमान से धरती में लाने के लिए, ठीक है। उसका कहना है वजूद ही ख़त्म कर सकती है जनता। जनता के हाथों में इतनी पावर है, यदि जनता किसी भी को सपोर्ट करे ना तो उसको आसमान में चढ़ा सकती है, और उसको नीचे लाए ना तो धरती पे ही गिरा देगी भाई। तो कहने का मतलब यदि दिल में बसे रहोगे तो ऊपर रहोगे, और दिल से उतर गए तो सीधे नीचे आ जाओगे भाई। कौन कहता है? गोसेट कहता है, ठीक है। फिर एक है नेक्स्ट थिंकर जेम्स बरहम, इसकी बुक याद कर लेना भाई, मैनेजरियल रेवोल्यूशंस, जो कब आई थी भाई 1941 में। इसके बारे में ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, बस ये कोटेशन बोलते हैं कि वो किसको स्वीकार नहीं करते भाई, वो पूंजीवादी क्रांति को स्वीकार नहीं करते। जो कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था कि इन कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट क्रांति कर दो, फिर श्रमिक आ जाएंगे, यानी लेबर्स के हाथों में पावर आ जाएगी, ये हो जाएगा। ये कौन कहते थे भाई? रूस वो कहते थे, कार्ल मार्क्स कहते थे। तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं भी, बर्नम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं भी, पूंजीवाद के अगेंस्ट यदि तुम क्रांति कर दोगे तो सारी पावर लेबर के हाथ में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कई आपने देखी होंगी रूसी क्रांति, इनमें भाई लेबर्स ने क्रांति की थी, क्या सारी पावर आ गई थी क्या उनके पास? तो ऐसा कुछ नहीं भी। उनके बीच में जो बीच में होते हैं ना, जैसे कि फैक्ट्री का ओनर होता है, उसके नीचे कौन होता है? मैनेजर होता है। तो वो कहते हैं मैनेजर के हाथ में आ जाएगी, यदि आप कैपिटलिस्ट को के खिलाफ करोगे तो पावर मैनेजर के हाथ में आएगी भाई, लेबर के हाथ में नहीं आएगी। ये कौन कहता है? जेम्स बरहम कहता है भाई, ठीक है। फिर इस थ्योरी को यानी इलीट थ्योरी को क्रिटिसाइज करने आती है एक और थ्योरी भी, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एलिटिज्म भी, ठीक है। ये कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, डेमोक्रेसी मिथ है? ऐसा कुछ भी नहीं भाई। क्या तुम्हारे हाथों में पावर है कि जो तुम कह रहे हो हम जो एलीट होते हैं, जो पॉपुलर वीआईपी लोग होते हैं, उनके हाथों में पावर है? तो ये नहीं कहते, तुम क्या कह रहे हो डेमोक्रेसी मिथ है, झूठ है? ऐसा कुछ नहीं भाई। डेमोक्रेसी में जनता के हाथों में पावर होती है, और जनता चाहे तब उनको उतार सकती है भाई। लीडर्स देख लो, 5 साल में जनता अपने मन से रखती है और 5 साल में उनको नीचे गद्दी से उतार देती है। आप देख लो, जब तक गांधी फैमिली थी, जब तक जनता के मन में बसी थी, कितने साल उन्होंने शासन किया था भाई। हाँ, और फिर 1947 में वैसे स्थापना 1885 में हुई थी कांग्रेस की, लेकिन जब इंडिपेंडेंट हुआ था उससे लेकर 1977 तक भाई किसका राज रहा था भाई? कांग्रेस का रहा था। क्यों? क्योंकि दिल में बसी थी, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट कराने में आपको पता है कितना योगदान था। लेकिन धीरे धीरे देखा कि भी करप्शन होने लगा, जनता भी समझने लगी भी। तो अब देख लो कितने साल हो गए, अब मोदी जी को ही देख लो, कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। तो अब जनता के मन में मोदी जी बसे हैं, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा भाई वही पावर में रहेगा। तो मतलब सारी पावर जनता के हाथों में ही होती है। तो ये जो एलिट थ्योरी थी ना, उसको क्रिटिसाइज करने आई थी भाई। उनके थिंक और देख लेना भाई, कार्ल मरियम, इसकी ये बुक है भी, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, जो कब आई थी? 1929 में आई थी भाई। एक है जोसेफ शुम्पीटर, ये तो भाई कितनी बार पता नहीं PYQ में आ चुकी, नेट GRF में, एस्टेट में पता नहीं कितनी बार ये बुक आ चुकी भी। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी भी, ये शुम्पीटर की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, जो 1942 में आई भी। फिर आती भी एक और थ्योरी है, बहुलवाद लोकतंत्र सिद्धांत, यानी प्लूरिस्ट थ्योरी है भाई, प्लूरिस्ट डेमोक्रेटिक थ्योरी है। इसमें क्या है भाई, इसके फाउंडर तक तो भाई इस सिद्धांत की आधारशिला यानी फाउंडेशन किसने रखी थी भाई? जेम्स मेडिसन ने, ठीक है। और इसने क्या कहा था भाई, ये किसके क्या चाहते थे ये, इसमें भी क्या होना चाहिए, ये चाहते थे कि भाई जो पावर होती है ना, वो मतलब एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, यानी सभी के हाथ में हो। कहने का मतलब वो जो पावर्स है ना उसका बंटवारा हो, यानी सेपरेशन ऑफ पावर हो, मतलब यानी एक हाथों में ना हो भाई। जिससे एक हाथों में गई तो आपको पता है करप्शन आएगा, ठीक है। तो ये चाहते थे पावर का बंटवारा हो। जैसे कि हमारे इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, पावर्स डिवाइड है अभी। आपको पता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में हमारे क्या है, पावर डिवाइड है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर।
तो बस ये इसी पे बल देते थे भी शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पावर्स का बंटवारा होना चाहिए भी। कौन बोलते हैं ये? आपके मेडिसन। फिर आता है भाई सेकंड थ्योरी, नव बहुलवाद यानी नियो प्लूरलिज्म। ये इसके सपोर्टर भाई याद रख लेना कौन है, समर्थक। ये जो न्यू आती है ना भाई, नव भाई न्यू जो आती है वो भाई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने आती, किसी में कुछ उनको कमी लगी होंगी इस थ्योरी में तो थोड़ा सा बस मॉडिफाई करने आती है थ्योरी, कोई भी हो, ठीक है। तो इसके सपोर्टर कौन है भाई? रॉबर्ट डहेल और चार्ल्स लिंडब्लोम भी, ये दो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर है। बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं, बस कुछ चेंजेस, कुछ कमियां होंगी उसमें प्लूरिस्ट थ्योरी में, तो उसकी कमियों को पूरा करने आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भाई एक और थ्योरी, ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, विमर्शी लोकतंत्र कहते हैं, यानी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? यूएसए से हुआ भाई। तो इसमें किस पे जोर देते हैं? इसमें जोर देते हुए जैसे आपने प्लेटो का टाइम याद करो तो उसमें क्या होता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी में? तो उसमें होता है डायलॉग्स होते थे भाई, जैसे 8-10 आदमी एक साथ बैठेंगे, फिर वो डिस्कशन करेंगे भाई देश में कैसे पॉलिसीज़ बनाएं, कैसे लॉज बनाएं, कैसे कोई रूल्स बनाने हों, कुछ भी चीज़ बनाएंगे तो सारे मिल के डिस्कस करते थे भाई। तो इसी पे बात कह रहे हैं भाई कि कोई भी लॉज बनाने से पहले ना क्या करो, तुम विचार करो, यानी तुम डिस्कशन करो, डिबेट करो। और वो डिबेट क्या होनी चाहिए भी? थोड़ी सी रैशनल होनी चाहिए, मतलब तार्किक होनी चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कोई लॉज, आप कोई कानून बना रहे हो तो वो ऐसा हो, रीजनेबल हो, मतलब कहने का मतलब वो तार्किक हो भी, उसकी कुछ वैल्यू हो, ठीक है। तो उस पर क्या होनी चाहिए? ये कह रहे हैं कि डिबेट होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, और वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए भी। सबकी डिस्कस सुनो, 10 आदमी बैठे, जितने आप पार्टिसिपेट करो, कितने आप बैठो, उस पर पूरा डिस्कशन करो, फ्री होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, उसमें कोई रोक नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल ओपन होना चाहिए भी। ये थ्योरी ये बात करती है, ठीक है। कुछ है वो पर इसका मेन बताते हैं कि भी कोई भी आप कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए भी? मेन मोटिव होना चाहिए भी आपको जो समुदाय है ना उसकी भलाई होनी, यानी जनता की भलाई होनी चाहिए, इनका मेन मोटिव ये होना चाहिए भी, ठीक है। बस यही है भी। और ये कहता है कि भी लोकतंत्र में केवल जनता की भागीदारी नहीं हुई। आप क्या सोचते हो भी? आपने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया तो बस हो गई आपकी डेमोक्रेसी आ गई? नहीं भाई, साथ में डिस्कशन भी हो भाई, बट उसमें आप खुद डिस्कस करो, डिबेट करो, क्या गलत है क्या सही है, लास्ट में जो कंक्लूजन निकलेगा वो उसको फाइनल मान लेंगे। लेकिन आप एक बार विचार विमर्श करो भाई, ये कहती है थ्योरी, डेलिब्रेटिव थ्योरी। और इसके सपोर्टर देख लो भाई कौन कौन है डेलिब्रेटिव के। इसके हैं भाई जॉन रोल्स, J.S. मिल, और वर्तमान में हैबरमास भाई, जो इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ द कम्युनिकेटिव एक्शन 1981 में आई। एक और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है भाई आइडल स्पीच कंडीशन का। किसने? हैबरमास। हैबरमास के हैं भाई। ये यही कहते हैं भाई पहले डिस्कशन करो और फिर कोई लॉज बनाओ। कौन कहते हैं? हैबरमास। फिर कहते हैं कि इसका प्रथम यूज, यानी पहले बार इस वर्ड का यूज किसने किया था भाई? जोसेफ वासेट द्वारा किया गया था 1980 में, ठीक है। और ये 3-4 चीज़ें हैं भाई जो पेपर में पूछी जाती है कि आइडल स्पीच कंडीशन किसने, किसका वर्क है या किसने कहा, कॉन्सेप्ट दिया था? हैबरमास ने। डिस्क्रेसिव डेमोक्रेसी जॉन ड्राइक जैक ने, और कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी मैरियम यंग ने भी। ये इसके बारे में इन्होंने बात की है, ऐसे आएगा भी इसके बारे में किसने बात की है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर भी एक आता कि डेमोक्रेसी को कमज़ोर लोकतंत्र किसने कहा भाई? तो ये कहा था भी बेंजामिन बार्बर ने, ठीक है। ये कहते हैं इसमें सिर्फ एक ही राइट्स होता है, राइट टू वोट, और कुछ नहीं होता भी। इसे बहुत कमज़ोर और वीक मानते हैं डेमोक्रेसी को बेंजामिन बार्बर भी, ठीक है। ये भाई इंग्लिश में है, आप देख लेना कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के की पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, आप नोट्स में ऐड कर लेना कि क्या होती है। पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी होती है, डायलॉग्स होते हैं, डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, इसमें ओपन डिस्कशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है,
अनलिमिटेड डिस्कस होता है भाई, इसमें डिस्कोर्स होता है, ठीक है। ये इसके की पॉइंट है। थिंकर भी हैं इसके, पहले जॉन रोल्स थे, डेविड मिलर, जोसेफ कोआन, ठीक है। ये आइडिया की बात करते भाई। आज का टॉपिक होता है हमारा भाई ख़त्म, यानी एंड, समाप्त। तो भाई आप कमेंट्स नहीं करते भैया। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट्स किया करो, और कोई डाउट हो तो डाउट लिखा करो भैया। मुझे यदि डाउट मिला तो मैं उसको ज़रूर सोल्व करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।